हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और एज आई हैव टोल्ड यू कि हम ऑल्टरनेट बेस पे जनरल साइंस और करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स भी हम छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी तक हम फेब तक, जनवरी और फेब के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मार्च 2024 के करंट अफेयर्स। और जैसा आप बच्चों की डिमांड थी कि करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज की फॉर्म में डिस्कस किया जाए, तो आज मैं आपके लिए एमसीक्यूज ही लेके आई हूँ। ठीक है, तो हम मार्च में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही हैं उन्हें डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। आज कुछ न्यूज आज हम कवर करेंगे और एक और इसकी वीडियो बनेगी, क्योंकि एक वीडियो काफी लंबी हो जाती और आप सब बच्चे कहते हैं कि लेंथ ही नहीं होनी चाहिए, वीडियो शॉर्ट रहे तो इजी रहता है रिटेन करना। सो दूसरी वीडियो में हम जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उन्हें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो बिफोर मूविंग फर्दर, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए, कि हमारा जो ऐप है मंजिल भारत ऐप, उस पर 2 कोर्स हमने लॉन्च किए हैं, जेकेपी एसआई का और जेकेपी कांस्टेबल का। ऐप का आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, या फिर आप जो प्ले स्टोर है वहां से जाके भी हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बहुत ही मिनिमल प्राइस पे, दैट इज ऑफ 499, ये दोनों कोर्सेज मिलते हैं। अलग अलग कोर्सेज, 499 पे ही जेकेपी एसआई का है और 499 पे ही जेकेपी कांस्टेबल का है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल, वो कौन सी स्टेट में है? इंडिजीनियस मतलब हमारे देश के अंदर बना है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल मतलब वो जो वेसल है, वो जो ट्रांसपोर्ट के लिए चीज यूज की जा रही है, वो किस पे चल रही है? वो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चल रही है। उसमें जो फ्यूल यूज हो रहा है दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, और वाटरवे वेसल, इनलैंड वाटरवे वेसल, ठीक है, एक तो होता है जो शिप्स के थ्रू बाहर की कंट्रीज में सामान को पहुंचाया जाता है। ठीक है, वो तो सी के थ्रू ट्रेड रूट होता है। इनलैंड क्या हो गया? जो विद इन कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स में सामान पहुंचाने के लिए जब हम रिवर्स के थ्रू जो है जो सामान है उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो इनलैंड वाटरवे वेसल है, वो कौन सी कंट्री में लॉन्च, कौन सी स्टेज में लॉन्च किया गया है? हाइड्रोजन की बात करें तो ये एक क्लीन फ्यूल माना जाता है, क्योंकि ये किस तरह से बनाया जाता है? ये बनाया जाता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, उसमें से उसके डिवाइड हो जाता है वो दोनों एटम्स में, और दोनों मॉलिक्यूल्स में H2 और O2 को रिलीज करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और इस तरह से हाइड्रोजन को जनरेट किया जाता है। हाइड्रोजन को जनरेट करने में किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता, इसीलिए इसे क्लीन फ्यूल माना जाता है। और हमारा जो टारगेट है हमारी कंट्री का, वो ये है कि हम 2070 तक नेट जीरो तक पहुंच जाएंगे। नेट जीरो मतलब कि हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है, जितना कार्बन एमिशन हमारे देश में हो रहा है, हम उतना ही रिजॉल्व कर पाए, उसे ही उतना ही खत्म कर पाए, तो एक तरह से बैलेंस रहे, कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना रहे, नेट जीरो हो जाए, जितना एमिट हो रहा है उतना ही खत्म भी हो रहा है। 2070 तक हमें इस टारगेट को अचीव करना है। इसीलिए देश की पूरी ये कोशिश हो रही है कि हम रेन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाएं, क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं, और उसी में एक स्टेप है हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करना। बट प्रॉब्लम कहां है कि जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेमेबल है। इन्फ्लेमेबल मतलब ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और ये एक्सप्लोसिव भी है। और जहां तक इसे बनाने की बात आती है तो इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है वो बहुत एक्सपेंसिव भी है। ट्रांसपोर्ट करना हाइड्रोजन को इज ऑल्सो वेरी रिस्की। ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस फ्यूल को लेकर, बट कोशिश की जा रही है कि हम इसे जो है इन ड्रॉबैक्स को खत्म कर सके और हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल, जो है मेन फ्यूल, हम यूज कर पाए। ठीक है, तो आपको बताना है अभी जो वेसल लॉन्च हुआ है वो कहां लॉन्च हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट है तोथुकुडी, वहां पर इस वेसल को लॉन्च किया गया। और कौन से इनिशिएटिव के अंदर? हरित नौका इनिशिएटिव। हरित मतलब ग्रीन, नौका शिप्स, जो इनलैंड वाटरवेज में ट्रेड किया जाता है, सामान को पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस इनिशिएटिव में ये कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम जो फ्यूल यूज किया जाए वो क्लीन फ्यूल यूज किया जाए, क्योंकि पॉल्यूशन को कम करना है। ठीक है, क्लियर है? बड़े आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जूस जैकिंग जो न्यूज में रहा है वो किससे रिलेटेड है? क्या वो कोई साइबर अटैक है, क्या वो ड्रग है, क्या वो एस्ट्रॉइड है, और क्या वो इन्वेजिव वीड है? रिसेंटली मार्च के महीने में आरबीआई ने आप एक तरह से कहे वार्निंग इशू किया था, सतर्क रहने के लिए लोगों को कहा था अगेंस्ट जूस जैकिंग। और ये क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक।
आरबीआई ने ये कहा था कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे एयरपोर्ट्स हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, तो वहां चार्जिंग के लिए पोर्ट्स लगे रहते हैं जहां आप अपना फोन चार्ज करते हैं। सो ये कहा गया था कि आप वहां पे चार्जिंग ना करें, उसके अगेंस्ट जो है आप सतर्क रहे। क्यों? क्योंकि जो हैकर्स हैं वो वहां पर मालवेयर डाल देते हैं और उसके थ्रू जब आप अपना फोन वहां चार्ज करते हैं वो मालवेयर आपके फोन में आ जाता है और आपके फोन में जितना भी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, आपका पासवर्ड्स होते हैं, आपकी बाकी इंफॉर्मेशन होती है, उसे हैक कर लिया जाता है। एंड दिस प्रोसेस को कहा जाता है जूस जैकिंग। तो जूस जैकिंग क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक। इस न्यूज के बारे में आप पढ़ना चाहें तो यहां पे वीडियो पॉज करके आप रीड आउट कर सकते हैं। सेम कंटेंट है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर्स भी आपकी, जो भी आप एग्जाम देते हैं जेकेएसएसबी के, कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है उसमें, उस हिसाब से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, जो कि रिसेंटली न्यूज में रहा है और अक्सर न्यूज में रहता है, वो दो नेशंस के बीच में है। आपको बताना है वो दोनों दो नेशन कौन से हैं। पंचेश्वर उसका नाम है और मल्टीपर्पज का मतलब हुआ जहां से बहुत ज्यादा फायदे हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी आप जनरेट कर पा रहे हैं, आप इरिगेशन भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आप फ्लड के जो चांसेस उसे भी मिनिमाइज कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे फायदा ले रहे हैं। तो दैट इज मल्टीपर्पज। तो आपको बताना है वो किस किस कंट्री के बीच में है। एक तो इंडिया है, दूसरी कंट्री कौन सी है? इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश और इंडिया अफगानिस्तान। एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया नेपाल। और ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो बना है महाकाली रिवर के ऊपर। एंड महाकाली रिवर निकलती है काला पानी रीजन से, जो कि कहां पर है? दैट इज इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है ये काला पानी रीजन और वहीं से निकलती है महाकाली, जिसे इंडिया में शारदा रिवर कहा जाता है। और उस पर ही बनाया जा रहा है ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो कि बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का, और इससे इरिगेशन प्रोवाइड की जाएगी दोनों नेशंस के फार्मर्स को, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी, फ्लड्स के चांसेस को भी मिनिमाइज किया जाएगा। और ये महाकाली रिवर का जो ओरिजिनेशन है ना, इसी को लेकर इंडिया और नेपाल में कंफ्लिक्ट भी रहता है। एक ट्रीटी हुई है इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसको ट्रीटी ऑफ सुगौली कहते हैं, जो कि जब ब्रिटिशर्स हमारे पर राज करते थे तब की बनी हुई है। और उस टाइम पर उन्होंने इंडिया और नेपाल के बीच में महाकाली रिवर को, काली रिवर को ही एज अ बॉर्डर डिसाइड किया था। बट लेटर ऑन इस पे कंफ्लिक्ट रहा है। इंडिया कहता है कि वो जो महाकाली रिवर है वो जिस जगह से ओरिजिनेट होती है वो रीजन इंडिया की टेरिटरी के अंदर पड़ता है, जबकि नेपाल का ये मानना है कि जहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है वो पर्टिकुलर रीजन नेपाल की टेरिटरी में पड़ता है। तो इस चीज को लेकर भी उनमें कंफ्लिक्ट होता है। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहां पर है? इंडिया और नेपाल के बीच में है। ठीक है, ओके। अगर बॉर्डर की बात करें सो ये है हमारा इंडिया, ठीक है, और हेयर इट इज नेपाल, और यहां पर उत्तराखंड, इंडिया का उत्तराखंड, और यहाँ पे चाइना। ठीक है, तो उत्तराखंड और नेपाल जो है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ भी बॉर्डर लग रहा है नेपाल का, और उत्तराखंड के साथ भी। और इस पोर्शन पे बन रहा है पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये जो रिवर जा रही है दैट इज महाकाली रिवर। ठीक है, बड़े आगे। सो बेनिफिट की बात करें, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी, इरिगेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिसेंटली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द सेंटर्स डिसीजन टू फेंस द इंडियन म्यांमार बॉर्डर एंड स्क्रैप द एफएमआर एग्रीमेंट? फ्री एफएमआर क्या है? फ्री मूवमेंट रिजीम। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ के बोलेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन कहां पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने जो है फॉर्मुलेट किया है कि जस्ट जो क्वेश्चन, जो न्यूज रही है, जो कंटेंट न्यूज में रहा है, आप उससे फैमिलियर हो जाए। अब इसमें से बड़ी सी चीजें निकल सकती है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो एफएमआर रिजीम है ये इंडिया के किस देश के साथ है। ठीक है, और अगर उस रिजीम को खत्म करने की बात की गई है तो खत्म क्यों करने की बात की गई है, और खत्म कर रहे हैं तो कौन सी स्टेट है जो इससे अगेंस्ट है या इसके अगेंस्ट वो रेजोल्यूशन पास कर रही है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस इसी न्यूज से डिराइव होते हैं। फ्री मूवमेंट रिजीम की बात करें तो ये है इंडिया और म्यांमार के बीच में। ठीक है, क्या है ये? इसका मतलब ये है कि 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर
इंडिया और 16 किलोमीटर म्यांमार के बॉर्डर के बियॉन्ड लोग जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं 16 किलोमीटर तक विदाउट अ वीजा। ठीक है, 16 किलोमीटर इंडिया की टेरिटरी के अंदर, 16 किलोमीटर वहां की टेरिटरी के अंदर लोग आ जा सकते हैं वीजा के बिना। क्योंकि देखा गया है ना कि ये जो कंट्रीज हैं, बांग्लादेश हो गई या म्यांमार हो गया, क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, वहां पे बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं रिवर है, तो क्लियर कट बाउंड्री स्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा बहुत बार होता है कि जो लोग हैं वो सेम कम्युनिटी के दोनों जगह रहते हैं और उनके बीच में रिलेशंस भी होते हैं, ठीक है, कल्चरल टाइज होते हैं, एथनिक टाइज होते हैं, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस रिजीम को बनाया गया था। अब रिसेंटली, क्योंकि अब आपने न्यूज में भी देखा होगा, लास्ट कुछ ईयर्स में रोहिंग्याज इमिग्रेशन बहुत रही है, ठीक है, और वो म्यांमार से आए हैं, और वो लोग फिर देखा गया है कि मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे देश की डेमोग्राफी को चेंज कर देते हैं, देश की सिक्योरिटी को खतरा हो जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए होम मिनिस्टर ने ये जो एफएमआर की रिजीम है इसे खत्म करने की बात की है कि फेंसिंग वहां पे स्टार्ट करेंगे। बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक स्टेट है जो इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया है जिन्होंने, वो है मिजोरम। ठीक है, अगर हम मैप देखें, दिस इज द मैप, यहां आप देखिए म्यांमार ये रीजन है, ठीक है, ये वाला पूरा रीजन है म्यांमार का, और कौन कौन सी उसके साथ हमारी जो स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो बॉर्डर करती हैं, वो है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम का एक बहुत लार्ज एरिया जो है बॉर्डर पे आता है म्यांमार के साथ, और मिजो कम्युनिटी के लोग और म्यांमार कम्युनिटी के लोग जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं, उनके बीच में ना कल्चरल टाइज हैं, बहुत ज्यादा एथनिक टाइज हैं, और ये रिजीम बंद करने से उनपे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इस वजह से मिजोरम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया कि एक बार दोबारा से इस पे ध्यान दिया जाए और फेंसिंग ना की जाए, इस रिजीम को जो है कंटिन्यू रखा जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां से आपको एक और चीज पता चली, अब क्योंकि म्यांमार और न्यूज में रहा है, फ्री मूवमेंट रिजीम न्यूज में रही है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट्स है हमारी जो म्यांमार के साथ बॉर्डर पर है। ठीक है, तो आपको यहां पे क्लियर दिख रहा है नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मेनी रेलवे स्टेशन हैव सक्सेसफुली अचीव्ड द प्रेस्टिजियस ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन एफएसएसआई, एफएसएसआई द्वारा ये जो सर्टिफिकेशन है वो इशू की जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है ताकि वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक रखें। जो भी वहां पे फूड हैंडलर्स रेलवे स्टेशन पे पाए जाते हैं, जो भी वेंडर्स हैं जो सामान बेचते हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उन्हें हाइजीन के बारे में बताया जाता है ताकि ओवरऑल जो देश की हेल्थ है उस पर फोकस किया जा सके। तो आपको बताना है रिसेंटली ये कितनी स्टेशन को सर्टिफिकेशन मिली है, ये मिली है 150 स्टेशन को। ठीक है, सो एफएसएसआई की बात करें, एफएसएसआई क्या फुल फॉर्म है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देश में हमारे जितना भी खाद्य सामान होता है ना, खाद्य पदार्थ होते हैं, उन सबको जो सर्टिफिकेशन है वो इनके थ्रू मिलता है, एफएसएसएआई के थ्रू। ठीक है, उनकी सर्टिफिकेशन के बाद ही वो सामान जो है वो बेच सकते हैं। ठीक, सो एफएसएसआई की फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अभी जो सुपरवाइजर का एग्जाम था वहां पे भी किसी आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन का पूछा गया था कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि ऑटोनोमस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है ये, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो किसी एक्ट के बेस पे बनाई जाती है, जिसका एक लीगल बैकिंग है, जिसे जो पावर है वो किसी एक्ट से, किसी कानून से मिलती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को पावर, अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलती है, जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे हमारी फाइनेंस कमीशन, जैसे हमारी इलेक्शन कमीशन, ठीक है, वो होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके बारे में सब की कितनी एज होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कौन अपॉइंट करेगा, ये सब कहाँ लिखा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। अब वो बॉडीज जो एक कानून के बेस पे बनाई जाती है, पहले एक कानून बनाया जाता है, उसके बेस पे उस बॉडी को बनाया जाता है, उसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो एफएसएसआई को जो एक्ट सपोर्ट करता है दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें एफएसएसआई की तो कहां पर है, दिल्ली में है। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री से रेगुलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको एफएसएसआई के पता होने चाहिए। मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेडक्वार्टर दिल्ली, और स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एक्ट ऑफ 2006। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड पर्पल फेस्ट।
रिसेंटली पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था मार्च मंथ में, आपको बताना है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ऑर्गेनाइज किया था, किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पर्पल फेस्ट जो है वो डिसेबल लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, ताकि लोगों को अवेयर कराया जा सके टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी से, जो डिसेबल लोग हैं उन्हें थोड़ा प्रमोट किया जा सके, उसके लिए ही इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें एक और आपके लिए इंफॉर्मेशन में दे दूं कि दिसंबर 3 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द डिसेबल पीपल, दिसंबर 3। ठीक है, सो ये है जो न्यूज में इंपॉर्टेंट कंटेंट रिलेटेड टू न्यूज। ठीक है, कि वन डे पर्पल फेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था फॉर द डिसेबल पर्सन। कहां पे किया गया था? राष्ट्रपति भवन में, अमृत उद्यान ऑफ राष्ट्रपति भवन। ठीक है, किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, टोटल 14,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और लोगों को अवेयर किया गया था अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी और किस तरह से वो लोगों को इंपैक्ट करती है। चलिए आगे, वेयर इज द साउथ एशियाज लार्जेस्ट एम्यूनिशन एंड मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? एम्यूनिशन मतलब हथियार, ठीक है, हथियार बनाना और मिसाइल बनाने का सबसे बड़ा जो प्लांट है वो कहां पर स्टैब्लिश है? साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा, नेपाल में, इंडिया में, श्रीलंका में कि थाईलैंड में? सो इट इज इन इंडिया। इंडिया में भी कहां पर? कानपुर में। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनिशन एंड मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। नेक्स्ट है, वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक इंस्टॉल? दुनिया की वैदिक क्लॉक, पहली वैदिक क्लॉक को इंस्टॉल किया गया है, ऑब्वियस है वैदिक है, हमारे देश में किया गया है। आपको बताना है हमारे देश में किस सिटी में किया गया है? वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार और जयपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड द करेक्ट आंसर इज उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में स्टैब्लिश किया गया है वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक को, जो हिंदू पंचांग के हिसाब से डेट भी बताएगी, मुहूर्त भी बताएगी, जो एक्लिप्स होते हैं, लूनर एक्लिप्स, जो ग्रहण लगते हैं उनके बारे में भी नॉलेज देगी, किस दिन अमावस्या है, पूर्णमासी, ये सब जो नॉलेज है वैदिक क्लॉक में दी जाएगी। और ये वैदिक क्लॉक को लगाया गया है उज्जैन में। ठीक है, और ये जो टाइम है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम दोनों के हिसाब से बताएगी। और मीन जो कैलकुलेट करती है क्लॉक वो बेस होता है बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव सनराइज, दो जो सूर्योदय होते हैं उनके बीच का जो अंतराल है, उनके बीच का जो टाइम है, उसके बेसिस पे ही क्लॉक जो है पीरियड को मेजर करती है। ठीक है, जंतर मंतर जो है उसके ऊपर इसको एस्टैब्लिश किया गया है उज्जैन में। ठीक है, और 85 फीट हाई टावर है जहां पर बिल्ड किया गया। बड़े आगे चलिए, मिशन उत्कर्ष, आपको बताना है जो मिशन उत्कर्ष लॉन्च किया गया है वो क्या रिड्यूस करने का उसका एम है? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अनेमिया और मॉल न्यूट्रिशन। अब अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप ये जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं दे सकते, गेस वर्क यहां पे नहीं चलता। सो उत्कर्ष की बात करें तो उत्कर्ष है अनेमिया को रिड्यूस करने के लिए। जो भी एडोलसेंट गर्ल्स हैं जिनका मिनार्के स्टार्ट होता है तो उनमें बहुत ज्यादा देखा गया कि अनीमिया पाया जाता है, आयरन की कमी पाई जाती है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो डाइटरी जो हैबिट्स हैं उनकी वजह से भी अनीमिया देखा गया है एडोलसेंट गर्ल्स में, जो लॉन्ग टर्म में पूरे देश को इंपैक्ट करती है, क्योंकि आगे जाके वही हमारे देश की जो है, आप एक तरह से कहें जननी होती हैं देश की। तो अगर अभी उनकी हेल्थ खराब होगी तो आगे जाके देश का जो यूथ क्रिएट होगा उसकी भी हेल्थ खराब होगी। तो इसीलिए उस एडोलसेंट गर्ल्स की हेल्थ पे फोकस करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। एंड बेसिकली फोकस कहां पर है? अनीमिया पे, मिशन उत्कर्ष। ठीक है, और अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड हेल्थ, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, दोनों ने मिलकर इसे जो है मिशन को वो लॉन्च किया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। Next question, what is the name of the operation launched by India to evacuate its nationals from Haiti to the Dominican Republic? तो रिसेंटली हाइती में, जो कि यूएसए और जो साउथ अमेरिका के बीच में जो कैरिबियन सी है वहां पे ये लैंड है, वहां पर बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था गवर्नमेंट को लेकर। वहां पे कुछ इंडियन नेशनल्स थे, उनको वहां से बचाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, मार्च मंथ में हुआ था, ताकि वहां से उन नेशनल्स को इवैक्यूएट करके लाया जा सके डोमिनियन रिपब्लिक में। आपको बताना है वो ऑपरेशन का नाम। ऑपरेशन इंद्रावती, गंगा, हिमालय और एवरेस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन इंद्रावती।
तो इसे आप एक तरह से कहे रिवर्ट करके भी पूछ सकते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन इंद्रावती किससे रिलेटेड है। ठीक, तो ऑपरेशन इंद्रावती क्या है, वो इवैक्यूएशन से रिलेटेड है। जो हाइती में जो हमारे नेशनल्स फंस गए थे उन्हें वहां से इवैक्यूएट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे। इन विच स्टेट यूटी विल इंडिया फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री बी लोकेटेड। ठीक है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, एनर्जी स्टोर करने के लिए जो बैटरीज है उनको बनाने के लिए एक गीगा फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने की बात की गई है। आपको बताना है वो कहां होगी, और वो हमारे देश की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र की तमिलनाडु। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में अक्टूबर तक ये कहा गया है कि यहां पर जो फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री है उसे लोकेट किया जाएगा। What is the theme of the International Women Day in 2024? इंटरनेशनल वुमेन डे कब बनाया जाता है, हम सबको पता है, दैट इज 8th of March। तो इस साल का जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे था उसका थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन विमेन, एक्सीलरेट प्रोग्रेस, थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज, डिजिटल ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, प्लैनेट 50-50 by 2030, स्टेप इट अप फॉर जेंडर इक्वालिटी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। डिजिटल ऑल जो है वो रहा था 2023 का थीम। ठीक है, 2023 का जो थीम था वो था डिजिटल ऑल। और बाकी जो इंपॉर्टेंट डेज हैं इन द मार्च वो यहां पे लिखे हैं। मार्च 3 में बनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। जो वाइल्ड लाइफ है उसे कंजर्व करने के लिए, उसकी तरफ ध्यान लोगों का लाने के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। मार्च 8 को इंटरनेशनल विमेंस डे, 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, 22 को वर्ल्ड वाटर डे एंड 23rd इज सेलिब्रेटेड एज अ मार्टिर्स डे, शहीदी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ एबल प्राइज 2024? एबल प्राइज को ना मैथ्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। मार्च मंथ में दिया गया था मैथ्स का नोबेल प्राइज। ठीक है, मैथ्स स्ट्रीम में इसको नोबेल प्राइज से माना जाता है। 2024 का ये किसे मिला है आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज माइकल टेलग्रैंड। ठीक है, इन्हें मिला है क्योंकि इन्होंने प्रोबेबिलिटी की स्ट्रीम में बहुत आप एक तरह से कहें इनकी योगदान बहुत बड़ा रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की थियोरी में इनका योगदान बहुत ज्यादा रहा है। दैट्स व्हाई इन्हें मिला है इस साल का एबल प्राइज 2024। विच मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड सक्षम ऐप? सक्षम ऐप किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इलेक्शन कमीशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ईडी इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो सक्षम ऐप को लॉन्च किया गया था ताकि जो भी डिसेबल लोग हैं या वृद्ध लोग हैं उन्हें सहूलियत मिले वोट डालने की, ताकि वो भी आसानी से वोट डाल सके, घर बैठे बैठे भी वोट डाल सके, उन्हें वहां तक जाना ना पड़े। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका जो फंक्शन है उससे आप समझ गए होंगे कि किसने इन्हें लॉन्च किया है। सक्षम ऐप को लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो फॉर द ईज ऑफ डिसेबल पर्सन और ओल्डर एज पीपल, ताकि वो भी उनका जो हक है, राइट टू वोट है जो, उसका इस्तेमाल कर सके और वोट डाल सके, और अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, अपनी एज फैक्टर की वजह से वो इस चीज से पीछे ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर अंडर विच इंडियाज फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल हैज बीन बिल्ट? ठीक है, सो देश का पहला अंडर रिवर मेट्रो टनल, ठीक है, रिवर के अंदर से जो टनल बनाया जा रहा है मेट्रो ट्रेन के लिए, वो कहां पर है? गंगा, यमुना, हुगली, ब्रह्मपुत्र, कौन सी रिवर का है? एंड द करेक्ट आंसर इज हुगली। कहां है हुगली? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हुगली रिवर में, क्योंकि हमारे देश का पहला अंडर वाटर अंडर रिवर मेट्रो टनल है एंड इट इज इन द हुगली, वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये हमने पिछले डाटा मैंने आपको बताया, वहां से आपको पता चल गया होगा। दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 3rd मार्च। हर साल 3rd मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। और इस साल की अगर थीम की बात करें तो थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, सो दिस इज द थीम ऑफ 2024। नेक्स्ट इज इन विच इंडियन स्टेट छापचर कुट फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड? तो मार्च मंथ में ये फेस्टिवल न्यूज में रहा था। आपको बताना है कौन सी स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या आसाम? छापचर कुट जो है ये स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है।
ठीक है। झूम कल्टीवेशन होती है। झूम कल्टीवेशन क्या होती है कि पहले जहां पे वो क्रॉप को उगाते हैं वहां पे उस एरिया को क्लीन कर देते हैं, उस एरिया को बर्न कर देते हैं, फिर उसे खाली छोड़ देते हैं ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स रीजनरेट हो जाएं और फिर कुछ देर बाद दोबारा से वहां पे क्रॉप उगाते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड झूम कल्टीवेशन। और उसी की सेलिब्रेशन में बैम्बू के जो ट्रीज होते हैं उन्हें जलाया जाता है, झूम कल्टीवेशन का पार्ट है, और हार्वेस्ट के सीजन में ये किया जाता है। आपको बताना है कहां पे, कौन सी स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मिजोरम। तो छापछर कूट फेस्टिवल जो कि हार्वेस्ट से रिलेटेड है, स्प्रिंग सीजन में बनाया जाता है, दैट इज सेलिब्रेटेड इन मिजोरम एंड इट इज अ पार्ट ऑफ झूम कल्टीवेशन। ठीक है, सो इस फेस्टिवल में बैम्बू डांसेस भी किए जाते हैं जिसे कहा जाता है चिराव। ठीक है, चिराव कहा जाता है उन डांसेस को। चलिए, Who has been appointed as the Director of National Investigation Agency? ये recently अपॉइंट हुए हैं NIA. It is also a statutory body और इसका काम है देश में जो भी क्राइम है उनको इन्वेस्टिगेट करना, जो सिक्योरिटी को है उससे मेंटेन करके रखना। वहां के जो चीफ है उनको अभी अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर को आपको बताना है वो कौन है। सदानंद, राजीव कुमार, पीयूष, नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज सदानंद वसंत देव। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर। एनआईए की बात करें तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि एनआईए एक्ट 2008 पे बेस्ड है। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में और इसके ब्रांचेस हैं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू में। काम है इन्वेस्टिगेट करना और प्रोसिक्यूट करना उन सब क्राइम्स में जो कि रिलेटेड है टू द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो वो सारे क्राइम जिससे इंडिया की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर अटैक होता है, उन सब क्राइम से डील करने का काम जो है दैट इज ऑफ एनआईए। जो काउंटरफिट इंडियन करेंसी है, जो नकली करेंसी बना के बेची जाती है, यूज की जाती है, उसके अगेंस्ट भी जो भी एक्शन है वो एनआईए ही लेती है। ठीक है, एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज उनके अगेंस्ट भी जो भी एक्शन है वो लेती है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और उनके डायरेक्टर हैं सदानंद वसंत देव। चलिए आगे, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण किन कंट्रीज के बीच में है? मार्च मंथ में न्यूज में रही है, आपको बताना है कौन सी दो कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। इंडिया श्रीलंका, इंडिया मलेशिया, इंडिया थाईलैंड, इंडिया इंडोनेशिया। समुद्र लक्ष्मण, ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया मलेशिया। समुद्र लक्ष्मण जो एक्सरसाइज है वो है इंडिया और मलेशिया के बीच में। कुछ भी ट्रिक्स लगा के, कुछ भी आप लिंक क्रिएट करके ना इन चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, कि समुद्र लक्ष्मण है, समुद्र है तो इंडिया के पास में जो रीजन्स में जो कंट्रीज पड़ती हैं वही हो सकती हैं। लक्ष्मण है तो ऐसी कंट्री हो सकती है जहां पे थोड़ा सा इंडियन आप एक तरह से बोले टच हो। ठीक है, इस तरह से आप कुछ लिंक एस्टैब्लिश करके इन चीजों को याद रख सकते हैं। बड़े आगे, हु हैज बीन क्राउन्ड एज द 71st मिस वर्ल्ड इन 2024, जिसका इवेंट जो है वो इंडिया में हेल्ड हुआ था, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में ये रिसेंटली हेल्ड हुआ था और आपको बताना है कि 2024 के जो मिस वर्ल्ड है वो कौन बने हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज क्रिस्टीना सिस्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। क्रिस्टीना सिस्कोवा फ्रॉम चेक रिपब्लिक, उन्होंने जीता है 71st मिस वर्ल्ड 2024 का क्राउन, जिसकी जो फाइनल आप एक तरह से कहे फिनाले था वो मुंबई में हुआ था। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज, और अगर लास्ट की बात करें 2023 की, दैट वाज कैरोलिना जो कि पोलैंड से थी। ठीक है, सो पिछले साल का भी कभी कभी पूछ लेते हैं। दो चीजें तो आपको, एक तो रनिंग ईयर और एक प्रीवियस ईयर, इन दोनों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गया, इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया, क्योंकि यही दो लास्ट के 6 मंथ्स और जो पिछला साल होता है उस वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, उसके करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो 2023 की कैरोलिना थी और 2024 में क्रिस्टीना थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉन बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर अवार्ड 2024? तो ऑस्कर अवार्ड 2024 का बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला है? करेक्ट आंसर इज इमा स्टोन। इमा स्टोन को मिला है फॉर द पुअर थिंग्स। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड ऑस्कर का इमा स्टोन को मिला है फॉर द पुअर थिंग्स। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो इन्हें अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। एनुअल अवार्ड हैं, साल में एक बार होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में दिए जाते हैं। ठीक है, और पहला ऑस्कर अवार्ड की बात करें या पहला ऑस्कर सेरेमनी की बात करें 1929 में हुई थी। ठीक है,
और मोस्टली ये फरवरी और मार्च के मंथ में होती है एंड इज ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन टीवी ओवर 225 कंट्रीज। ठीक है, तो अकेडमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड, वन एंड द सेम थिंग, और पहली 1929 में हुए थे। ठीक है, सो दैट इज इट। आज हमने कुछ 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू मार्च के जो करंट अफेयर्स है उनसे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो रिमेनिंग न्यूज रह गई हैं, जो हम डिस्कस आज नहीं कर पाए हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।